हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ। हम करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स की। और आज हम सीखने जा रहे हैं बेटा असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है और रेट्स ऑफ टैक्स के बारे में हम बात करेंगे। पूरा का पूरा इनकम टैक्स बेटा आप लोगों को पता है 2 ईयर के ऊपर बेस्ड है, एक प्रीवियस ईयर एक असेसमेंट ईयर। PY प्रीवियस ईयर, पीछे के साल को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। AY आगे के साल को, आगे A से आगे, P से पीछे, P से प्रीवियस ईयर और A से असेसमेंट ईयर होता है। तो ये 2 सालों के ऊपर बेस्ड होता है। हमारा इनकम टैक्स का नॉर्मल रूल है प्रीवियस ईयर में इनकम कमा लो, पूरे साल में कितना कमाया है ये उसे नेक्स्ट ईयर में हमें बता दो और हमें क्या दे दो, टैक्स दे दो। तो प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न की जाती है और नॉर्मली असेसमेंट ईयर में टैक्स पे किया जाता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। एक्सेप्शन मतलब नॉर्मल रूल से बेटा उल्टा हो जाएगा, प्रीवियस ईयर में ही आपका टैक्स कंप्यूट कर दिया जाएगा। वो एक्सेप्शन क्यों होती है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है, वो तमाम बातें हम सीखेंगे। सबसे पहले सीख लेते हैं असेसमेंट ईयर क्या है और इसकी ऑफिशियली क्या डेफिनेशन है। असेसमेंट ईयर मीन्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर। 1 अप्रैल से हमेशा स्टार्ट होगा क्या, असेसमेंट ईयर। हमेशा कितने महीनों का होगा, 12 महीनों से कम का कभी भी नहीं हो सकता। इट मीन्स ए पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर। ये मैंने 2 साल आपको बना के दिखाई। 19-20 हमारा करंट में प्रीवियस ईयर चल रहा है और 20-21 का हमारा असेसमेंट ईयर। 19-20 में इनकम कमा लो, अर्न कर लो और 20-21 में टैक्स पे कर दो। 20-21 क्या है, असेसमेंट ईयर और 19-20 क्या है बेटा, प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड इट ऑलवेज ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। ये दोनों लाइन में आपको पक्के से याद कर लेनी है। असेसमेंट ईयर हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और ये हमेशा 12 महीनों का होता है, 12 महीने से कम का नहीं हो सकता। सर क्या प्रीवियस ईयर भी 12 महीने का होता है? बिल्कुल नहीं बेटा। प्रीवियस ईयर में आपका कितने भी दिन का, 1 दिन का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है, कितने भी दिन का हो सकता है। लेकिन प्रीवियस ईयर में जो भी होगा उससे आगे का साल तो हमेशा क्या होगा, 12 महीने का होगा। प्रीवियस ईयर क्या है, इट मीन्स द फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर को बेटा फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। इट मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर से जस्ट पीछे वाले साल को क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर बोलते हैं। ये डेफिनेशन प्लीज़ आप याद कर लीजिएगा। नॉर्मली हमें इन चीज़ों का पता होता है लेकिन अगर कोई हमसे पूछता है तो हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को, असेसमेंट ईयर की भी और प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन प्लीज़ याद कर लीजिएगा। इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस, सर प्रीवियस ईयर की तो कोई ज़रूरत नहीं कि हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो। हम बिजनेस तो कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। मुहूर्त थोड़ी ना निकलना है कि हम 1 अप्रैल को स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेटा आपकी बात बिल्कुल सही है। नया बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो जिस दिन आपने बिजनेस सेट किया, स्टार्ट किया, उस दिन से 31 मार्च तक आपका प्रीवियस ईयर है। जो भी कमिंग 31 मार्च होगी। मैंने जनवरी में बिजनेस स्टार्ट किया तो बेटा 31 मार्च को ही जो मेरा आएगा ये क्या है, मेरा प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा और उससे अगला साल मेरा क्या बन जाएगा, असेसमेंट ईयर बन जाएगा। तो इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस मैंने क्या लिखा, डेट ऑफ सेटिंग ऑफ बिजनेस, जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट किया और एंडिंग विद 31 मार्च ऑफ सेड फाइनेंशियल ईयर, उसी साल का 31 मार्च पे आपका ईयर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल सिखाता हूँ। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1/10/2020 से, तो इस दिन से आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ, खत्म कब हो जाएगा, 31/3/21 को। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया 2/2/2021 को, तो भी आपका ईयर खत्म होगा 31/3/21 को। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया 31/3/21 को ही, तो भी आपका ईयर खत्म होगा 31/3/21 को ही। इट मीन्स प्रीवियस ईयर 1 दिन का भी हो सकता है, कुछ घंटों का भी हो सकता है, कुछ महीनों का भी हो सकता है। लेकिन असेसमेंट ईयर हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा क्योंकि बेटा आने वाला साल होता है और वो हमेशा कितने महीने का, 12 महीने का होता है। आगे वाले साल को बोलते हैं असेसमेंट ईयर, पीछे वाले साल को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करते हैं और असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करते हैं। ये नॉर्मली चलता है। इसकी एक्सेप्शन क्या हम सीखेंगे। प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज ऑफ इनकम, फटाफट अपने रजिस्टर में या कहीं जहां आप नोट्स बना रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लें क्योंकि अब बेटा हम एक्सेप्शन पढ़ने वाले हैं। ऐसी चीज़ें जहां प्रीवियस ईयर में ही इनकम अर्न की जाएगी और उसी ईयर में साथ के साथ आपसे टैक्स ले लिया जाएगा, नॉर्मल रूल का उल्टा कर दिया जाएगा। ऐसा कब होता है, जब आप इनकम खुद नहीं बताते। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके घर में घुस के इनकम डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करने के बाद आपसे पूछता है इनकम कहाँ से आई, और फिर आपके पास जो जवाब होता है, जो एक्सप्लेनेशन आपके पास होती है, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती। आप करके रह जाते हो और आप कोई अच्छा जवाब नहीं दे पाते, तो उसको उस साल की ही इनकम मान लिया जाता है बेटा जिस साल वो डिटेक्ट होती है। आप मेरी बात समझें। इनकम टैक्स ने आपकी कोई इनकम डिटेक्ट की, आपसे पूछा ये इनकम कहाँ से लाई, या तो आप सही से जवाब दे पाओगे या आप जवाब नहीं दे पाओगे। अगर आपने जवाब दे दिया ये इनकम 2012 की रेंट की है, तो इनकम कहाँ की मानी जाएगी, 2012 की मानी जाएगी। लेकिन अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो
वो इनकम उस साल की मान ली जाती है बेटा, उस साल की मान ली जाती है जिस साल वो इनकम डिटेक्ट की जाती है। प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम, अगर आपने कोई इनकम डिस्क्लोज नहीं की थी बट वो डिटेक्ट की किसने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, उसका सोर्स और नेचर आपसे पूछा बट आप जवाब नहीं दे पाए, इट इज़ डीम्ड टू बी इनकम, उसको उस साल की इनकम मान लिया जाता है इन विच इट इज़ सो डिटेक्टेड, जिसके अंदर वो इनकम डिटेक्ट की जाती है। ऐसे कौन से केस हैं, ये सेक्शन प्लीज़ याद करना। सेक्शन 68 कैश क्रेडिट, आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपये क्रेडिट हो गए, इनकम टैक्स ने पूछा भाई साहब ये पैसे कहाँ से आए, आप या तो जवाब दे पाए या जवाब नहीं दे पाए। अगर आपने जवाब नहीं दिया तो केस खत्म हो गया, वो उस साल की इनकम मान ली जाएगी जिस साल वो क्रेडिट हुआ है। लेकिन आपने जवाब दिया, अब जवाब देने पे 2 केस, या तो जवाब सेटिस्फैक्ट्री है या जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। अगर आपका जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो वो उसी प्रीवियस ईयर की इनकम मान ली जाएगी जिस साल वो कैश क्रेडिट हुआ है। ऐसे ही हम आगे चलते 69 है अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, आपके घर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट पकड़ी गई, आपसे पूछा और पर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए। 69A अनएक्सप्लेन्ड मनी, आपके घर से कोई मनी डिटेक्ट होता है लेकिन आप उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाए या दे पाए तो वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। 69B पार्टली डिस्क्लोज्ड, आपने कुछ हिस्सा तो डिस्क्लोज कर दिया बट बाकी हिस्सा आप डिस्क्लोज नहीं कर पाए और उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन आपने दी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। 69C अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, आपने P&L में 20 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर डेबिट कर दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछता है ये खर्च आपने कहाँ किया, आप खर्च का जवाब ही नहीं दे पाए, या तो आप खर्च का जवाब बिल्कुल नहीं दे पाए या दे पाए तो वो जवाब आपका सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। 69D आपने अमाउंट बोरो किया, पुराने टाइम में बेटा हुंडी चलती थी, हुंडी जिनको आज BRBP बोलते हैं, उस टाइम हुंडी होती थी, नामजोग हुंडी, धानी हुंडी, मियादी हुंडी, दर्शनी हुंडी। तो हुंडीज़ में महाजनों के साथ बेटा लेन देन का कारोबार होता था। पुराने टाइम का अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं और आपने अमाउंट बोरो करके आप बता रहे हैं हमने तो पैसा उधार ले रखा है, तो बताना तो पड़ेगा ना किससे ले रखा है। अगर आप नहीं बता पाते तो इसको भी बोला जाता है अनएक्सप्लेन्ड। तो ये 68, 69 A, B, C, D सारे सेक्शंस बेटा अनडिस्क्लोज्ड के हैं, जो आपने छुपा रखी थी, डिपार्टमेंट ने पकड़ी, फिर आपसे पूछा बताइए कहाँ से, या तो आप जवाब दे पाए या नहीं दे पाए, या जवाब दे पाए तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। तो ये सभी इनकम उस साल की इनकम मान ली जाती हैं जिस साल इनको डिटेक्ट किया जाता है। प्लीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट था एग्जाम के लिए, इन सेक्शंस को याद कर लीजिएगा। सर्टेन केसेस, अब ध्यान सुनना, अब मैं दूसरी एक्सेप्शन पढ़ा रहा हूँ। सर्टेन केसेस वेयर इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर विल बी असेस्ड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, प्रीवियस ईयर की इनकम को प्रीवियस ईयर में टैक्स ले लिया जाएगा, जबकि मैंने क्या समझाया था, प्रीवियस ईयर में इनकम कमा लो और असेसमेंट ईयर में टैक्स पे कर दो। अब इसका उल्टा मैं करवाने जा रहा हूँ, इसको मैं एक बार फटाफट देखूँ, नेक्स्ट वीडियो में कराऊँ या इसी वीडियो में करवा दूँ। चलिए इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, उसके अंदर कवर करता हूँ।